नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग जनरल अवेयरनेस का पोर्शन कवर कर रहे थे। आपके जितने भी एग्जामिनेशन अभी आपके होने वाले हैं, जैसे कि आपका डीएफसीसीआईएल का हो गया, एचएएल का हो गया, तो इन सभी के लिए जो है आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अभी तक देखिए जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किया हुआ है, तो हमने इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग जो है वहाँ जाकर प्रीवियस सारे वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। और देखिए हमने जो है जनरल अवेयरनेस का पूरा कंप्लीट पीडीएफ नोट्स हमने आपका ऑलरेडी तैयार इसका कर दिया है, जिसमें कि आपको जो भी टॉपिक्स हमने आपको कराया है अभी तक, तो वो तो आपका है ही। इसके अलावा जितने भी और टॉपिक्स आपके रिमेनिंग है, जैसे कि आपका पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, स्टैटिक जीके और साइंस का, तो इन सभी का आपको एक ही पीडीएफ में आपको पूरा मिल जाएगा कंप्लीट। तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ जाके आप लोग जो है बाय इसको कर सकते हैं। ये सारे एग्जामिनेशन के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। हमने इसमें पूरे सब्जेक्ट को कंपाइल करके इसको बनाया हुआ है। और इसके साथ में जो है हमने देखिए एक कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है इंग्लिश और जीके का। आपके जितने भी एग्जामिनेशन अभी आपके होने वाले हैं, डीएफसीसीआईएल का हो गया, इसके अलावा आपका एचपीसीएल या फिर जो आपका एचएएल का हो गया, तो इन सभी के लिए जो है आपका इंग्लिश और जीके, जिसमें कि आपके इंग्लिश किसी में आएंगे और किसी में आपका जीके आएगा, तो उन सभी को जो है आपको एक ऑर्डर में पढ़ना पढ़ना होगा आपको। क्योंकि देखिए जो लोग एग्जाम दे रहे होंगे, तो वो सारे एग्जाम यहाँ पे कॉमन ही रहता है, मतलब एक्चुअली में कॉमन नॉन टेक ही रहता है, सभी का सिलेबस एक ही टाइप का ही रहता है, तो बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहता है। तो वो सारा चीज़ है इसमें हम कवर आपका करा देंगे। तो जिसमें कि आपको टॉपिक वाइज लेक्चर्स हमको प्रोवाइड करेंगे इन सभी का, और साथ में पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड इसमें करेंगे। अगर आप लोग कोर्स लेते हैं तो आपको अलग से पीडीएफ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। और साथ में टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करेंगे टॉपिक वाइज, और ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज भी आपको दिया जाएगा, जिससे कि आपको पूरा कंप्लीट अच्छे से तैयारी आपकी हो जाएगी सब्जेक्ट की। ये केवल आपका ओनली 199 रुपीज़ पर अवेलेबल है। तो इसके लिए जो आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा, सर जी क्लासेस के नाम से ही है। तो यहीं पे जो है आपको पूरा ये अवेलेबल आपको हो जाएंगे, और लिंक हम इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो देखिए जब आप लोग ऐप पे जाइएगा, तो आपको देखिए वहाँ पे कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा रजिस्ट्रेशन करने के बाद। तो आपको देखिए फिर स्टोर वाला सेक्शन में जाना है। तो स्टोर वाले सेक्शन में जो है आपको ये कोर्स वहाँ पे दिख जाएगा। और उसके बाद परचेज करने के बाद आपको देखिए यहाँ पे कंटेंट वाले सेक्शन में जाना है। फिर इसमें जो है आपको सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, जैसे इंग्लिश का, इसके बाद आपको जनरल इंग्लिश के लेक्चर्स, जीके के लेक्चर्स, और इसके बाद टेस्ट सीरीज और पीडीएफ। तो ये सारे अलग अलग फोल्डर में आपको मिल जाएंगे। तो एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है इसका। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखिए आपको जो है यूनियन एग्जीक्यूटिव में हमने देखा था प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो वो जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग उसको देखते चलना सीरियल वाइज में। तो आज का देखिए पोर्शन हम लोग कवर करेंगे, जिसमें कि हम लोग पार्लियामेंट के बारे में देखेंगे। अब जैसे पार्लियामेंट के अंदर में आपके दो सदन आते हैं, एक अपर हाउस लोअर हाउस आते हैं आपके। तो इन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए पार्लियामेंट जो है, तो ये एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन होता है यूनियन गवर्नमेंट का। जैसे कोई भी केंद्र सरकार है, तो उसकी जो मान लीजिए कि वहाँ पे जो कानून जो पास होते हैं, तो वो पार्लियामेंट में ही होती है। अब देखिए आर्टिकल 79 में ये मेंशन किया गया है यहाँ पे कि देयर शैल बी अ पार्लियामेंट फॉर द यूनियन, यानी कि यूनियन के लिए एक पार्लियामेंट होना चाहिए, जिसमें कि इसके अंदर में कौन कौन से चीज रहेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। तो पार्लियामेंट के अंदर में आपके जो मेन जो रहते हैं इसमें, तो वो आपके रहते हैं, जैसे कि पहला आपका हो गया प्रेसिडेंट हो गया, और इसके साथ में दो हाउसेस होते हैं। तो एक हाउस आपका रहता है दैट इज काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसे हम लोग बोलते हैं राज्यसभा, या फिर इसे अपर हाउस भी बुलाता है। तो ये सारे नेम जो है आपको याद रखना है। और दूसरा होता है द हाउस ऑफ द पीपुल, यानी कि लोकसभा हो गया आपका, या फिर लोअर हाउस हो गया। तो देखिए जो पार्लियामेंट आपका है, तो इसमें जो है ये तीन जो रहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक प्रेसिडेंट हो गया, और दूसरे आपका यहाँ पे है दो हाउसेस है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा हो गया। क्योंकि देखिए यहाँ पे तीनों का एग्जिस्टेंस होना जरूरी है। और कोई भी कानून जैसे पारित होते हैं, तो वो दोनों हाउस से आपके होने चाहिए। और उसके बाद उस कानून को एक्ट बनाने का जो काम होता है, तो वो प्रेसिडेंट के पास होती है, यानी कि वो जब तक प्रेसिडेंट का साइन ना हो, तब तक जो है एक्ट नहीं बनेगा। तो इसीलिए पार्लियामेंट कंपलसरी है किसी भी यूनियन गवर्नमेंट के लिए, ताकि वो जो है वहाँ पे कोई भी कानून बना सके, या कोई भी एक्ट को जो है वो पास करा सके, कोई भी बिल को वो पास करा सके, और फिर बाद में लेटर ऑन वो जो है एक्ट बन जाए, ताकि इससे जो है अपना कंट्री का जो वेलफेयरनेस है वो अच्छे से चलता रहे। तो इसलिए जो पार्लियामेंट के अंदर में प्रेसिडेंट और इसके साथ में दो सदन है, तो ये तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके अंदर में क्या क्या कंसिस्ट मतलब होते हैं पार्लियामेंट एक्चुअली में, तो वो है आपका प्रेसिडेंट, इसके बाद राज्यसभा और लोकसभा। और राज्यसभा को बोलते हैं हम लोग काउंसिल ऑफ स्टेट या फिर अपर हाउस, और आपका जो लोकसभा है तो इसको बोलते हैं हम लोग हाउस ऑफ द पीपुल या फिर लोअर हाउस। तो ये सारी चीज आपसे पूछा जाता है, तो आप लोग इसे याद रखना। और इसके साथ में देखिए पार्लियामेंट के पास जो है, तो ये फाइनेंशियल कंट्रोल भी होती है एग्जीक्यूटिव का। और इसके साथ साथ में जो है
ये इनके पास ये भी अथॉरिटी रहता है पार्लियामेंट के पास में, जो होती है ये टैक्सेस को ये रेज कर सकते हैं कानून बनाए, यानी कि इनफैक्ट और भी जो भी कानून जो रहता है बनाने का, तो वो सारा कुछ पार्लियामेंट के हाथ में रहती है। तो यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंट के बारे में तो हमने तो देख ही लिया, तो ये चीज़ आपने स्टडी किया ही है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो इसके दो अदर जो ऑर्गन्स हैं, जैसे कि यहाँ पे दो हाउसेस हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस, तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इनका क्या फंक्शन है, किस तरीके से इनमें इलेक्शंस होती है, और जो है कितने नंबर ऑफ सीट्स है हर एक राज्य में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है द काउंसिल ऑफ स्टेट्स का, यानी कि जिसे हम लोग बोलते हैं राज्यसभा या फिर अपर हाउस बोलते हैं। तो इसका देखिए जो अपर हाउस है, मतलब जो राज्यसभा हमारा है, तो उसके जो टर्म लिमिट है तो वो है 6 ईयर का। 6 ईयर कहने का मतलब है कि जो मेंबर जो रहते हैं इसमें जो आते हैं चुन के राज्यसभा में, तो उनकी जो एक टर्म लिमिट होती है 6 ईयर का, यानी कि 6 साल तक वो बने रह सकते हैं। और पार्लियामेंट के अंदर में अब जैसे कि हमने आपको बताया था कि ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है राज्यसभा, जहाँ पे जो है बिल जो आते हैं तो वो पास होते हैं यहीं पे भी आके। तो इसमें देखिए मेनली जो राज्यसभा का है तो ये पहली बार कॉन्स्टिट्यूट किए गए थे 3 अप्रैल 1952 को, और फर्स्ट सीटिंग हुई थी इसकी 13 मई 1952 में। और मैक्सिमम स्ट्रेंथ अगर हम राज्यसभा की बात करते हैं तो इसका देखिए फिक्स्ड किया गया है, तो वो है 250। तो 250 सीट जो है तो ये फिक्स किया गया हुआ है यहाँ पे, जिसमें से कि आउट ऑफ जो 250 सीट्स है तो इसमें से 238 जो है तो वो जो है रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं स्टेट के, और साथ में यूनियन टेरिटरीज के भी होते हैं इसमें, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी का भी, और साथ में जितने भी स्टेट्स है तो उन सभी के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे रहते हैं। और बाकी देखिए जो 12 जो मेंबर जो रहते हैं इसमें, यानी कि जो 250 टोटल जो इसकी स्ट्रेंथ है, तो उसमें से जो 12 है तो वो नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो टोटल 250 है, जिसमें से कि 238 पे ही सिर्फ इलेक्शंस होती है, मतलब इसमें जो है जब पार्टिसिपेट करते हैं कैंडिडेट, मतलब राज्यसभा से जो आते हैं, मतलब जितने भी राज्य हैं आपके यूनियन टेरिटरीज है, तो वहाँ पे जितने भी सीट्स हैं, जितना पर्सन वहाँ पे चुन के आ सकते हैं, तो वो है उसकी लिमिट है, दैट इज 238 है, यानी कि स्ट्रेंथ ये है इसकी। और 12 जो है वो नॉमिनेट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट के द्वारा। और इसमें एक स्पेशल प्रोविजंस होती है कि जिनको भी नॉमिनेशन, मतलब जो भी नॉमिनेट किया जाता है तो वो उनके लिए एक स्पेशल ग्रुप रहता है, क्राइटेरिया रहती है, जैसे वो कोई आर्ट्स लिटरेचर साइंस इन सभी क्षेत्र से वो बिलोंग करते हो। तो आपको बस यहाँ पे आंकड़ा ही याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है केवल। और देखिए अब अगर हम करंट सिनेरियो की यदि हम बात करते हैं, तो भले ही इसकी जो सीट्स है वो 250 फिक्स की गई है, लेकिन एट प्रेजेंट स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे हैं, अभी करंट हम बात कर रहे हैं जब वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं आज की डेट में, तो जो राज्यसभा का जो स्ट्रेंथ है अभी तो वो है टोटल 245, यानी कि 245 पे ही जो है अभी इलेक्शंस होती है, जिसमें कि रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के जाते हैं, और जिसमें से कि 233 जो मेंबर्स हैं तो वो इलेक्ट होते हैं, यानी कि इलेक्शन किए जाते हैं इनके ऊपर में, और जो पर्सन रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं डिफरेंट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से, और 12 नॉमिनेट किए जाते हैं। 12 आपका ऑलरेडी हमने आपको बताया था कि नॉमिनेशन इनकी होती है, नॉमिनेशन मतलब ये जो है नॉमिनेट किया था प्रेसिडेंट के द्वारा, और जिसमें कि 233 जो है ये मतलब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं इतने मेंबर। और इसके साथ में देखिए जो रिप्रेजेंटेटिव जो होता है ना स्टेट का, मतलब जितने भी राज्यसभा के अंदर, राज्यसभा में जितने भी सीट्स है डिफरेंट स्टेट्स के, तो वो जो है इलेक्ट किए जाते हैं बाय इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो एमएलए जो रहते हैं तो उनके द्वारा जो है ये इलेक्ट किए जाते हैं, मतलब वही जो है इसको उनको वोट करते हैं। तो जिस भी स्टेट में मान लीजिए कि एमएलए एमपी की सीट्स, एक्चुअली में एमपी एमएलए की हम बात कर रहे हैं, जो स्टेट्स में होता है विधानसभा का हो गया, तो वहाँ पे जितने नंबर ऑफ सीट्स रहेगी एमएलए का, मतलब कि जो सीट्स है विधानसभा की, तो उतना ज़्यादा मेंबर वहीं से चुन के आएंगे राज्यसभा के अंदर में। तो इस तरीके से जो है इनकी वोटिंग होती है। तो वोटिंग किसके द्वारा की जाती है, तो जो मेंबर जो होते हैं इलेक्टेड मेंबर जो रहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, तो उनके द्वारा किए जाते हैं एक्चुअली में। और इलेक्शन जो इनका होता है तो वो जो है आपका सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे होती है। और जो वोटिंग का जो पैटर्न यहाँ पे, दैट इज मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, और वोटिंग जो होती है तो वो सेक्रेट बैलेट के थ्रू होती है। तो अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ सीट्स की हम बात करते हैं कि जैसे जो जो राज्यसभा है हमारा है अपर हाउस है, तो उसमें जो है कितने सीट्स जो है वो कितने राज्य में है। एक्चुअली में इनसे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है यहाँ पे कि यूनियन टेरिटरीज या फिर स्टेट्स कोई भी हो गया, तो उनका जो है राज्यसभा के अंदर में कितनी सीट्स है, कितने मेंबर वहां से चुन के आ सकते हैं। तो इसमें देखिए लिस्ट दिया हुआ है सभी का, जैसे स्टेट और यूनियन टेरिटरीज है और सीट्स कितनी है इनकी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश जो स्टेट है, तो यहाँ पे जो टोटल 11 सीट्स है, यानी कि 11 मेंबर जो है वो चुन के आते हैं राज्यसभा के अंदर में। और वहीं अरुणाचल प्रदेश में आपका 1 सीट है, असम में बात करें तो यहाँ पे 7 है, बिहार की बात करें तो यहाँ पे देखिए 16 आपका है, छत्तीसगढ़ की करें तो यहाँ पे 5 है इसकी, और गोवा की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 1 है।
गुजरात का 11 है, उसके बाद हरियाणा का आपका 5 है इसमें, हिमाचल प्रदेश का आपका 3 हो गया, जम्मू कश्मीर का 4 सीट्स है इसमें, और झारखंड का देखिए 6 है, कर्नाटक का 12 है, केरल का आपका 9 है, और उसके बाद मध्य प्रदेश का 11 सीट है। फिर उसके बाद देखिए महाराष्ट्र की बात करते हैं तो यहाँ पे 19 है, और मणिपुर का 1, और मेघालय का भी 1-1 है आपका। इनफैक्ट जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं आपके, जिसमें कि आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, इसके बाद में आपका, इसके बाद मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड आपका हो गया, तो इन सभी में 1-1 सीट है। तो आप लोग जो इनको ऐसे ही याद रखना। और इसके साथ में जो छोटा स्टेट आपका एक कौन सा है, गोवा भी है, तो गोवा से भी आपका यहाँ पे 1 सीट है। तो इस तरीके से आप लोग याद रखना है यहाँ पर आपका। और इसके बाद में देखिए जो दिल्ली आपका है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, तो यहाँ पे जो सीट्स है तो वो 3 है। और वहीं ओडिशा में देखिए 10 आपका हो गया, पुडुचेरी में भी 1 ही सीट है, और पंजाब में 7 है, और उसके बाद फिर राजस्थान में 10 है, सिक्किम में भी 1 है, सिक्किम भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, तो ये आपका 1 ही यहाँ पे है। तमिलनाडु में 18 सीट है आपका, यहाँ पे 18 है। और इसके बाद फिर देखिए तेलंगाना में टोटल 7 है, और त्रिपुरा जो कि भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है आपका, तो इसमें भी 1 ही सीट है। तो जितने भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट आपका हैं तो वहाँ पे सिर्फ केवल 1 ही राज्यसभा की सीटें हैं। और वहाँ पे अगला देखिए उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ पे जो है 31 सीट्स है, जो कि सबसे ज़्यादा है किसी भी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरीज को अगर देखा जाए तो। अब ये देखिए पॉपुलेशन के बेसिस पे होती है, जिस भी स्टेट यूनियन टेरिटरीज का पॉपुलेशन अगर ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे वो ज़्यादा ही रहेंगे, एमएलए ज़्यादा ही रहेंगे, तो उनके द्वारा जो पर्सन जो वोटिंग किए जाएंगे, मतलब वहाँ पे जो है नंबर ऑफ स्टैंड ज़्यादा रहेगी ही रहेगी। और इसके बाद फिर उत्तराखंड में 3 है आपका, वेस्ट बंगाल में 16 है, और इसके बाद 12 जो है नॉमिनेट किया था, टोटल आपका इस तरीके से 245 का हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ फैक्ट आपको दिए हुए हैं कि जितने भी यूनियन टेरिटरीज है, यानी कि जो 8 टोटल यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसमें कि आपका दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर, तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव है इनका जम्मू कश्मीर, मतलब जम्मू कश्मीर से आपका हो गया, दिल्ली से, पुडुचेरी से, इन तीनों से जो है रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं राज्यसभा के अंदर में। तो यहाँ पे कितने कितने आते हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं, हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है इस लिस्ट में कि जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें तो टोटल यहाँ पे 4 आपका है, और वहीं पे दिल्ली की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 3 है, और एक पुडुचेरी आपका है, तो पुडुचेरी से केवल 1 है। तो सबसे ज़्यादा जो रिप्रेजेंटेटिव यूनियन टेरिटरीज की यदि बात करें तो वो है आपका जम्मू एंड कश्मीर। तो ये आप लोग याद रखना। और वहीं पे स्टेट की यदि हम बात करते हैं तो यूपी जो है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स है राज्यसभा की, यानी कि यूपी से सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव चुन के आता है राज्यसभा के अंदर में। तो टोटल यहाँ पे कितनी है, तो वो है आपका 31 सीट्स है। और इसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट की बात करते हैं तो उसमें आपका है दैट इज महाराष्ट्र, जहाँ पे इसकी 19 सीट्स है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने आपको इसके बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है। और इसके बाद जितने भी स्टेट्स है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है आपके, उसमें कि जितने भी आपके हैं उसमें से केवल असम को छोड़ के सभी के पास केवल 1-1 सीट है। तो ये आप लोग इस तरीके से याद कर सकते हैं, बस असम के पास जो है यहाँ पे टोटल 7 सीट्स है राज्यसभा की। फिर अगला देखिए जो आपका है दैट इज लोअर हाउस आपका, जिसको बोलते हैं हम लोग द हाउस ऑफ द पीपुल, यानी कि लोकसभा आपका है। और इसका देखिए जो टर्म लिमिट है तो वह है 5 साल का, 5 ईयर्स का है। तो इसमें जितने भी मेंबर जो रहते हैं, जो भी एमपी होते हैं, तो वो 5 साल के लिए चुने आते हैं। और इसका आप जानते हैं कि इलेक्शन भी टाइम टू टाइम होते रहती है। और एक चीज़ आपको हमने बताया भूल गया, जो आपका राज्यसभा है तो वो एक परमानेंट हाउस है, यानी कि वो जो है कभी भी डिजोल्यूशन उसकी नहीं होती है। और जो लोकसभा का है, जो कि हाउस ऑफ द पीपल हम लोग बोलते हैं, तो ये जो है यहाँ पे ये डिजॉल्व भी होते रहती है इसकी, क्योंकि देखिए यहाँ पे सरकार जो रहती है, मतलब जो जो भी गवर्नमेंट होती है तो वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, जब भी उनका टर्म खत्म हो जाता है तो इसीलिए लोकसभा को डिजॉल्व कर दिया जाता है। तो ये डिजोल्यूशन किया जा सकता है लोकसभा का, राज्यसभा का नहीं, वो एक परमानेंट हाउस आपका है। तो देखिए जो लोकसभा का है या फिर जो हाउस ऑफ द पीपुल है, तो इसे हम लोग लोअर हाउस भी बोलते हैं हम लोग। अब जैसे हम लोग बाईकैमरलिज्म को फॉलो करते हैं, बाईकैमरलिज्म पार्लियामेंट को फॉलो करते हैं, यानी कि 2 सदन हमारा है, तो उसका ये लोअर हाउस है। और देखिए स्ट्रेंथ की बात करते हैं राज्यसभा की, तो जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है जैसे कि जो अलॉट किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो वो है टोटल 552, यानी कि 552 है। लेकिन देखिए इसको फिर से कम कर दिया गया था 1950 में, जो कि इसे कम करके 500 कर दिया गया था। अब इसके बाद देखिए आर्टिकल 81 में ये मेंशन किया गया है यहाँ पे कि अगर कोई मान लीजिए रिप्रेजेंटेटिव चुने जाते हैं इसमें से, तो यहाँ पे भी लिमिट की गई कि स्टेट से कितने आना चाहिए और यूनियन टेरिटरी से कितने आना चाहिए। तो टोटल इसमें देखिए जो रिप्रेजेंटेटिव्स है स्टेट से, तो वो है टोटल 530, यानी कि 530 जो पर्सन है तो वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं स्टेट से। और इसके बाद 20 होते हैं यूनियन टेरिटरी से,
और इसके साथ में 2 जो है मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। अब देखिए ये जो है आपका इसको एब्लिक कर दिया, यानी कि इसको हटा दिया गया है यहाँ पे। तो अब जो है एंग्लो इंडियन जो है अब मतलब इसमें से नहीं नॉमिनेट किए जाएंगे प्रेसिडेंट के द्वारा, क्योंकि ये पहले प्रोविजन था, लेकिन अब जो है एक्ट बना के इसको हटा दिया गया हुआ है। तो एट प्रेजेंट सिनेरियो की यदि हम बात करते हैं तो देखिए टोटल जो मेंबर जो है, भले ही इस सीट्स इसकी टोटल 552 है, लेकिन अभी जो इलेक्शन जो होते हैं तो वो केवल 545 पे ही एक्चुअली में ये होती है। मतलब कि इसमें जो है आपका और भी कम रहता है, मतलब डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट कितनी है। तो ये टोटल 545 पे जो है मेंबर्स मतलब कि चुन के आते हैं इसमें लोकसभा के अंदर में, जिसमें से कि 530 जो मेंबर्स है तो वो आते हैं स्टेट से और 13 आते हैं यूनियन टेरिटरी से। और बाकी 2 जो पहले नॉमिनेट किया था प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन इसे देखिए अब हटा दिया गया है, तो आप लोग इसको ओमिट कर देना यहाँ पे। और इसमें देखिए पार्लियामेंट ने जो है इसे एक कानून बना के इसको इसकी सीट जो है नंबर ऑफ जो सीट्स है इसके अंदर में, तो इसको जो है फ्रीज कर दिया गया हुआ है। यानी कि जो स्टेट्स यूनियन टेरिटरी से जो मेंबर जो चुन के आते हैं एक्चुअली में लोकसभा के अंदर में, तो उनकी सीट्स जो है जैसे कि आपको 545 टोटल पे भी होती है, तो और इसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ इसकी 552 है, तो ये जो है फ्रीज कर दिया गया है यहाँ पे। यानी कि जो भी सीट्स है इसके अंदर में रहेंगे आपके, तो वो जो है 543 ही रहेगा। जैसे 2 एंग्लो इंडियंस को छोड़ के बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये जो है सीट अब नहीं बढ़ाया जा सकता है टिल 2026, यानी कि 2026 के बाद ही इसमें बढ़ाया जा सकता है, इसके पहले नहीं किया जा सकता है। अब देखिए हम बात करते हैं लोकसभा के ड्यूरेशन का, तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है आर्टिकल 83 में कि जो नॉर्मल टेन्योर रहेगा लोकसभा का तो वो जो है 5 साल का रहेगा। यानी कि 5 साल का कार्यकाल है, और जब तक कि सरकार मतलब बने रहती है करंट जो गवर्नमेंट रहेगी उसकी। और अगर मान लीजिए कि बीच में अगर वो मेजोरिटी अगर खो जाती है तो इसका बीच में ही टर्मिनेशन कर दिया था, और बीच में इलेक्शंस भी हो सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल टेन्योर है 5 ईयर का, अगर कोई गवर्नमेंट मेजोरिटी में रहना चाहती है रहती है, और वो जो है अपना एक कॉन्फिडेंस बनाए रहे। फिर उसके बाद देखिए जैसे कि राज्यसभा आपका है, तो जैसे आपका राज्यसभा एक कंटिन्यूअस मेंबर होता है, मतलब कि जो परमानेंट अब हाउस आपका रहता है। तो जो लोकसभा आपका है तो ये एक कंटिन्यू मेंबर नहीं रहता है, यहाँ पे जो है डिजोल्यूशन होते रहते हैं इसके। नॉर्मल टेन्योर से 5 ईयर आपका है, और जैसे ये फर्स्ट मीटिंग होती है जनरल इलेक्शंस के बाद का, तो और ये देखिए उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली डिजोल्व कर दी जाती है इनके। यानी कि जो फर्स्ट मीटिंग होगा जनरल असेंबली जनरल इलेक्शन जो रहते हैं, तो वो उस समय रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली डिजोल्व कर दिए जाते हैं इसके। अब इसके बाद देखिए ये तो होता ही है कि जैसे 5 साल के बाद इसका डिजोल्यूशन होना होता है, लेकिन प्रेसिडेंट के पास जो है ये अथॉरिटी रहती है कि वो जो है लोकसभा को डिजोल्व कर सकते हैं एनी टाइम, वो कभी भी कर सकते हैं वहाँ पे, जब तक कि उनकी मर्जी मतलब उनके डिस्क्रिशनरी पावर पे होती है। अगर 5 साल कंप्लीट नहीं भी हो तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो जो है इसको डिजोल्यूशन पहले भी कर सकती है, और ये जो है किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है इनके ऑर्डर का। अगर प्रेसिडेंट ने डिजोल्यूशन कर दिया तो वो जो है हो ही जाएगा, मतलब इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है कोर्ट में। क्योंकि देखिए जो प्रेसिडेंट का जो पोस्ट होता है ना, तो वो बहुत ही हाई होता है, यानी कि इनको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट दिया जाता है, और फर्स्ट सिटीजन भी बोला जाता है इनको। और सबसे टॉप प्रेफरेंस में अगर दिया जाता है कंट्री का, अगर जैसे मान लीजिए पीपल के अंदर में, तो वो नंबर 1 पे आते हैं। यानी कि पूरे देश भर में जो फर्स्ट जो सिटीजन होते हैं तो वो है प्रेसिडेंट ही होते हैं। तो इसीलिए इनका जो भी ऑर्डर जो रहता है या फिर जो भी कोई भी एक्ट जो रहता है, मतलब जो भी एक्शन जो लेते हैं, तो वो जो है चैलेंज नहीं कर सकते हैं किसी भी कोर्ट में। तो देखिए जो लोकसभा आपका है, तो लोकसभा को जैसे चलाने के लिए तो वहाँ पे एक होते हैं स्पीकर, यानी कि स्पीकर जो रहते हैं तो एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं लोकसभा का। और जैसे कोई भी कार्यवाही चलती है तो उसमें जैसे किसी को अनुमति देना बोलने के लिए, या फिर जो है उसको बैठाना हो गया, या फिर किसी को मान लीजिए उसका रिजेक्ट उसका जैसे सदस्यता रद्द करना हो गया, तो इन सभी चीज़ों के लिए जो एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है जिसे बोलते हैं हम लोग स्पीकर बोलते हैं हम लोग लोकसभा का। तो जैसे कि आपका राज्यसभा का चेयरमैन होते हैं, वहाँ पे स्पीकर नहीं बोलते हैं हम लोग पोस्ट को, बोलते हैं वहाँ पे चेयरमैन बोलते हैं राज्यसभा का। तो उस तरीके से स्पीकर होते हैं यहाँ पे कि जो कि कमान संभालते हैं पूरे हाउस का। और स्पीकर देखिए ये जो है लोकसभा के जो मेंबर जो रहते हैं तो उन्हीं के द्वारा ही ये जो है इलेक्ट किए जाते हैं। इनका इलेक्ट मतलब ये जो है इलेक्ट या अपॉइंटमेंट नहीं किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, मतलब जो लोकसभा के जितने जो मेंबर जो होते हैं तो उन्हीं में से ही किसी एक को चुना जाता है। तो ये आर्टिकल 93 मेंशन किया गया है यहाँ पे कि जो स्पीकर है तो वो लोकसभा के जितने भी मेंबर जो होते हैं उन्हीं में से कोई एक चुना जाता है यहाँ पे। और इसके साथ में देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ये जो है हाउस का जो डिग्निटी है और साथ में जो प्रिविलेज है उसको ये मेंटेन करके रखे, उसको अपहोल्ड करके ये रखे, उसमें कोई जो है कोई क्षति ना होने दे, या फिर कोई अगर डिस्टर्ब कर रहा है वहाँ पे तो उसको पनिश भी कर सकते हैं, उसके सदस्य को रद्द भी कर सकते हैं ये। तो इतनी पावर होती है स्पीकर के पास में।
तो इसीलिए देखिए ये भी दिया रहता है आपको यहाँ पे कि अगर मान लीजिए कि जैसे अगर लोकसभा डिजॉल्व हो जाती है तो उसके बाद भी जो स्पीकर का जो पोस्ट रहता है तो वो वैकेंट नहीं होती है, यानी कि उनका ऑफिस है उसके बाद भी कंटिन्यू रहता है, यानी कि वो स्पीकर बने भी रह सकते हैं जब अगर हाउस का डिजोल्यूशन हो गया तब भी। तो ये देखिए जब तक कि न्यूली इलेक्टेड लोकसभा जो है नई बैठ जाती है, नई आपस में मिलते हैं, तब तक स्पीकर का पद जो है वो बना हुआ रहता है। तो ये इम्पोर्टेंट है इसका स्पीकर से रिलेटेड आपका पॉइंट जो है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग बात करते हैं कि जैसे कोई स्पीकर जो रहते हैं तो उनकी पावर फंक्शन और रोल्स क्या क्या उनकी होती है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि जो स्पीकर जो होते हैं तो ये लोकसभा के हेड होते हैं, और ये जो है गार्जियन होते हैं पावर और प्रिविलेजेस का, मतलब जितने भी मेंबर जो रहते हैं तो उनकी सदस्यता को ये रद्द कभी कर सकते हैं और उनको जो है कुछ भी ऑर्डर या गाइडलाइन इशू कर सकते हैं यहाँ पे। और इसके साथ में जो भी जितने भी कमिटी जो होते हैं हाउस के अंदर में, तो बहुत सारे ऐसे कमिटीज होते हैं तो उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर वो खुद स्पीकर ही होते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं स्पीकर के लिए। और इसके साथ में देखिए जो पावर के दिया और ड्यूटी की बात करते हैं स्पीकर का, इनका क्या क्या काम होता है, तो यहाँ पे देखिए पूरा आपको दिया हुआ है और लिस्ट दिया हुआ है पावर और ड्यूटी का स्पीकर का, कि जैसे ये हाउस का जो मेंटेन करते हैं यानी कि उसकी डेकोरम को, और इसके साथ में जो है जो भी हाउस के जो कंडक्टिंग जो बिजनेस होते हैं, जैसे वहाँ पे स्पीकर अपना मतलब कोई भी एमपी जो रहते हैं तो अपने कंसर्न वहाँ पे रखते हैं, लोगों का शिकायत जो भी रहते हैं तो उनको वो रखते हैं स्पीकर के सामने कि एक्चुअली में ये क्या प्रॉब्लम है। अगर मान लीजिए कोई परेशान करे या फिर कोई वहाँ पे अगर साउट करे या फिर कोई आवाज़ तेज करके बोले या फिर जो डिस्टरबेंस करे हाउस में, तो इन सभी को कंट्रोल करने का यानी कि डेकोरम को कंट्रोल करने का या फिर कोई एक्शन लेने का या फिर करने का काम जिम्मा होता है तो वो स्पीकर के पास में होती है, ताकि जो है वहाँ पे कोई डिस्टरबेंस ना हो हाउस के अंदर में, और कोई भी रेगुलेशंस हो प्रोसीडिंग्स का तो उसमें कोई दिक्कत ना हो, तो उसी के लिए जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्पीकर के पास में कि वो पनिश भी कर सकते हैं किसी को। और इसके साथ में जो हाउस आपका रहता है यानी कि जो लोअर हाउस है प्लस लोकसभा एक्चुअली में, तो उसको एडजर्न भी ये करते हैं। और इसके साथ में मीटिंग को ये सस्पेंड भी कर सकते हैं अगर कोरम मेंटेन नहीं होती है। तो कोरम देखिए कोटा आता है कि जिसमें एटलीस्ट इतने मेंबर तो रहने ही चाहिए हाउस को कंडक्ट करने के लिए। और इसके साथ में डिसाइड करते हैं ये भी कि जैसे कोई भी बिल मनी बिल है कि नहीं है, तो ये पूरा का पूरा अधिकार होता है स्पीकर के पास में। तो स्पीकर अगर वो मान लीजिए कि उसको इन्होंने किसी भी बिल को अगर मनी बिल मान लिया तो वो मनी बिल ही कहलाएगा। तो ये अधिकार होता है स्पीकर के पास में। अब यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं स्पीकर का ओथ कौन दिलाता है या कौन जो है इनको अपॉइंटमेंट करते हैं एक्चुअली में। तो देखिए जब स्पीकर अपॉइंट होते हैं तो ये जो लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं तो उन्हीं में से कोई एक अपॉइंट होता है, और इनका जो है प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट नहीं की जाती है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। और इसके साथ में जो है इनका ओथ का अगर बात करते हैं तो इनका कोई एक प्रोसीजर भी नहीं है कि ये जो है किसके नाम पे ओथ अपना स्वेरिंग करे, या फिर इनके जो स्पीकर जो रहते हैं तो इनका कोई पैटर्न नहीं है ओथ का, यानी कि ये कोई प्रोसीजर नहीं है इनका, और ये जो है प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट नहीं होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोग याद रखना, बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं इसमें। और इसके साथ में देखिए एक स्पीकर तो रहते ही है, एक देखिए लीडर ऑफ अपोजिशन भी होते हैं दोनों हाउस के। तो इसमें देखिए लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब कि जो अपोजिशन का जो लीडर होता है, जो कोई गवर्नमेंट मान लीजिए वो तो रहेगा ही, और इसके साथ में एक अपोजिशन भी रहना ही चाहिए। तो अब अपोजिशन का जो एक लीडर होता है तो उसके लिए क्राइटेरिया होती है कि वो फुलफिलमेंट करनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई पार्टी जिसके पास सबसे ज़्यादा सीट्स होगी मेंबर का, तो वो मान लीजिए वो तो मेजोरिटी में रहेगी, वो एंजॉय करेगी, गवर्नमेंट चलाएगी अपना। लेकिन जो अपोजिशन में कोई भी पार्टी है, मान लीजिए कि वो जो है लार्जेस्ट मेंबर हैं उसके आफ्टर रूलिंग पार्टी के, मतलब रूलिंग पार्टी जो गवर्नमेंट चल रही है उसके अलावे, तो कोई भी दूसरी पार्टी मतलब मान लीजिए इसके लार्जेस्ट मेंबर हो हाउस में, और जिसमें कि इतना एटलीस्ट होना चाहिए यानी कि जो स्ट्रेंथ जितने भी है लोकसभा का, तो उसका एटलीस्ट 1/10 सीट अगर उसके पास है, तो जो लीडर ऑफ अपोजिशन की जो कुर्सी मतलब जो है ये पोस्ट है तो उसको मिल जाती है, यानी कि उस पार्टी को मिल जाएगा, और वो अपने पार्टी डिसाइड करेगी कि वो किसे जो है अपना अपोजिशन लीडर अपना जैसे कि वो अपॉइंट करना चाहता है। तो ये जो है आपका दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, तो उन्हीं को रिकॉग्नाइज किया जाता है दैट इज अपोजिशन पार्टी। यानी कि अपोजिशन पार्टी के जो मुख्य भूमिका निभाने की जो बात आती है, तो उसमें जो रूलिंग गवर्नमेंट रन कर रही है तो उसके छोड़ के बाकी जो दूसरे कोई भी पार्टी है जो कि सेकेंड मतलब लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स उसके होने चाहिए, तो उसी को मिलता है ये लीडर अपोजिशन की। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स की। अब देखिए जो लोकसभा का जब इलेक्शंस होता है तब देखते होंगे कि इतने सांसद जो है वो चुने गए हुए हैं एक पर्टिकुलर स्टेट से या फिर ये पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी से।
तो सभी स्टेट का एक लिमिट है, यानी कि वहाँ से कितने एमपी चुन के आ सकते हैं लोकसभा के अंदर में, तो वो फिक्स किया गया। मतलब वो जो है दिया हुआ स्टेट अकॉर्डिंग वो पॉपुलेशन के वाइज जो है वो डिवीजन किया गया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है कि जैसे आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे जो लोकसभा की सीट है टोटल, तो वो है 25। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का यहाँ पे आपका दिया हुआ है 2 है, यानी कि 2 है। और असम में 14 सीट्स है, बिहार में 39 है, छत्तीसगढ़ में 11 है आपका यहाँ पे। और उसके बाद गोवा में 2 सीट है। और उसके बाद गुजरात में टोटल 26 है, हरियाणा में 10 आपका हो गया, हिमाचल प्रदेश में 4 हो गया, झारखंड में टोटल यहाँ पे देखिए 14 सीट है। और उसके बाद कर्नाटक में आपका देखिए 28 है, केरल में 20 है, मध्य प्रदेश में 29 है, महाराष्ट्र में यहाँ पे देखिए 48 है। और उसके बाद अगला आपका है मणिपुर। और उसके बाद फिर आपका यहाँ पे है दैट इज मेघालय, 3 जिलों में 2-2 सीट्स है। और मिजोरम और नागालैंड में यहाँ पे 1-1 सीट है। और अगला देखिए उड़ीसा की बात करते हैं तो यहाँ पे 21 है यहाँ पर है। पंजाब की बात करते हैं यहाँ पे 13 है, राजस्थान की 25 है, और सिक्किम का 1 सीट है यहाँ पर। और उसके बाद तमिलनाडु का 39 है। और उसके बाद फिर देखिए अगला तेलंगाना का टोटल यहाँ पे 17 सीट्स है। त्रिपुरा का यहाँ पे 2 आपका हो गया, उत्तर प्रदेश का यहाँ पे देखिए 80 है, जो कि सबसे ज़्यादा है अगर बात करते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज कंपेरिजन में तो। और यही स्टेट जो रहता है डिसाइडिंग फैक्टर होता है किसी भी पार्टी के लिए। तो जो स्टेट मान लीजिए कोई भी पार्टी जो है वो सबसे ज़्यादा सीट अगर जीत कर आती है तो उसके लिए ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो गवर्नमेंट को रूल कर सके। इसके अलावा आपका अगला आपका उत्तराखंड है, जहाँ पे यहाँ पे 5 सीट है। वेस्ट बंगाल में भी सबसे ज़्यादा यहाँ पे भी है आपके महाराष्ट्र के बाद, यहाँ पे 42 सीट्स है। फिर उसके बाद अंडमान निकोबार आइलैंड में देखिए यहाँ पे 1 है, चंडीगढ़ में भी 1 है। और दादर और नगर हवेली दामन एंड दीव में यहाँ पे 2 सीट हैं। और जम्मू एंड कश्मीर में यहाँ पे 5 आपका है, और लद्दाख में 1 है, लक्षद्वीप में भी 1 है। और उसके बाद एनसीटी दिल्ली में भी यहाँ पे टोटल 7 है। और पुडुचेरी में 7 है टोटल। तो टोटल मिला के आपका यहाँ पे 543 सीट्स है, जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। यानी कि यहाँ पे जो लोग हैं वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, अपने एमपी को चुनते हैं, और वहाँ से वो जो है रिप्रेजेंटेटिव बन के जाएगा लोकसभा के अंदर में। तो ये तो कुछ आपके फैक्ट्स हो गए इनसे रिलेटेड। अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का, कि जो टोटल जो सीट्स है आपका 543, तो इसमें से भी कुछ जो है सीट्स वो रिजर्व किए गए हैं एस टी एस सी के लिए। तो इसमें से जो 84 सीट्स है तो ये रिजर्व किए गए एस सी के लिए, और जो 41 सीट्स है तो ये रिजर्व किए गए हैं एस टी के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको भी याद रखना। और यूपी, जैसे कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पे जो लोकसभा की जो सबसे लार्जेस्ट नंबर जो सीट्स है तो वो यूपी का ही है, जो कि टोटल 80 है यहाँ पर आपका। और इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है आपका यहाँ पे दैट इज महाराष्ट्र, जहाँ पे इसकी टोटल जो है महाराष्ट्र का यहाँ पे देख सकते हैं 48 है। और उसके बाद फिर आपका है वेस्ट बंगाल है। तो आप लोग जो है पूरा याद रखना है इसको, क्वेश्चन आपका इसमें से पूछा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि जैसे मान लीजिए कोई भी पर्सन अगर जैसे वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहता है, यानी कि लोकसभा का वो मेंबर बनना चाहता है, तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो पहला यहाँ पे है कि ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि उनको जो है सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। तो ये तो फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट तो है ही। दूसरा यहाँ पर है कि ही शुड नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि वो जो है 25 ईयर से कम का नहीं होने चाहिए। और इसके बाद देखिए अगला दिया हुआ है कि ही शुड बी रजिस्टर्ड वोटर इन एनी ऑफ द पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी इन इंडिया, यानी कि वो जो है उनको रजिस्टर करना होगा कोई भी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहीं से भी हो, तो वो जो है इसमें भी आ सकते हैं। और उसके बाद फिर देखिए अगला यहाँ पर है कि ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि वो जो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं किए हो। तो ये भी एक रीजन है इसका, मतलब क्वालिफिकेशन में वो आता है एक्चुअली में। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके हैं कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, तो जैसे एक मनी बिल आपका है, ये जो ओरिजिनेट होती है और जिसे मनी बिल मतलब बताने की होती है कि ये मनी बिल है कि नहीं है, तो ये पूरे तरीके से स्पीकर के पास होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी दिया गया है कि मनी बिल जो आपका है तो ये केवल और केवल सिर्फ ओरिजिनेट करेगा लोकसभा के अंदर में ही। क्योंकि देखिए ये जो है मनी बिल आपका रहता है, जो भी एक्सपेंडिचर जो रहते हैं या फिर जो पैसे जो रहते हैं एक्चुअली में कि कहाँ पे कितनी खर्च करनी है, तो ये सारा कुछ जो है वो सरकार के ऊपर में रहती है। और मनी बिल कहाँ पे आएगा, जहाँ पे उसकी मेजोरिटी मतलब जहाँ पे उसके जो रिप्रेजेंटेटिव लोग जो आते हैं वहाँ पे चुन के, तो वहाँ पे ही डिस्कस किए जाएंगे एक्चुअली में। तो लोकसभा के अंदर में ही मनी बिल जो है आपका वो ओरिजिनेट कर सकता है। और इसको जो है राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है एक्चुअली में। और अगर राज्यसभा में मान लीजिए कि ये बिल जाता भी है तो वहाँ पे ओनली 14 डेज का ही टाइम दिया जाता है कि वो उसे पास करे या फिर वो ना करे। अगर वो मान लीजिए कि वो पास करे या ना करे, वो पास कर भी देते हैं तो भी ठीक, नहीं भी पास करता है तो भी ठीक।
ये पूरी तरीके से लोकसभा के ऊपर भी डिपेंड करती है कि वो उसे पास करे कि नहीं है। अगर मान लीजिए 14 दिन से अगर ज़्यादा दिन तक वो बिल कोई अगर मान लीजिए राज्यसभा में रहती है तो वो फिर जो है लैप्स कर जाए, और मतलब लैप्स नहीं, वो ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाए कि वो जो है पास हो चुका है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके हैं, जैसे कि स्पीकर की बात करते हैं तो जो फर्स्ट स्पीकर थे हमारे लोकसभा के, जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो वो थे जीवी मवलंकर, जो कि इनका कार्यकाल रहा था 1952 से लेके 1956 तक का। तो जो पहले स्पीकर थे तो वो है जीवी मवलंकर, और अगर प्रेजेंट के दिए हम बात करते हैं स्पीकर का, तो वो है अभी ओम बिरला, जो कि है 19 जून 2020 से इस पोस्ट पे ये बने हुए हैं। अब भाई यहाँ पे हम लोग देखते हैं पार्लियामेंट के सेशंस के बारे में। तो देखिए जो पार्लियामेंट का जो सेशंस होता है, तो ये इसका मतलब ये होता है कि जैसे पार्लियामेंट है तो वो कब कब सेशन में आती है, यानी कि लोग यहाँ पे जाते हैं। लोग कहने का मतलब है कि जो एमपी जो होते हैं, जो कि रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं लोकसभा के, तो वो जो है कब कब जाते हैं यहाँ पे अपना डिस्कस करते हैं अपने कंसर्न को, या फिर जो लोगों की जो भी दिक्कत होती है, तो वो चीज़ यहाँ पे मतलब रहता है सेशन से रिलेटेड। और इसमें देखिए जो सेशन चलती है तो इसमें यहाँ पे बिल पास किए जाते हैं इस सेशन में, और इसके साथ में जो है अपना कंसर्न्स रखते हैं जो भी मेंबर जो रहते हैं पार्लियामेंट के, तो वो जो है अपना कंसर्न्स रखते हैं सेशन के अंदर में। तो इसके पहले देखिए दो वर्ड आपको समझना होगा। एक है आपका वर्ड यहाँ पे दैट इज कि समन और प्रोरोग का। तो देखिए जो समनिंग आपका वर्ड है, तो ये जो है आपका, ये एक समन आपका रिलेटेड रहता है यहाँ पर आपका, कि जैसे कोई भी चीज़ हो। तो समन का मतलब सिंपल यहाँ पे हो गया कि प्रेसिडेंट यहाँ पे बुला सकते हैं मीटिंग के लिए एक्चुअली में, यानी कि दोनों हाउस को समन करेंगे कि अब जो है आपको हाउस यहाँ पे मतलब कि चालू करना है, मतलब आपको हाउस में आना है यहाँ पे, वहाँ पे आपको जो है डिस्कस करने होंगे। तो प्रेसिडेंट ये टाइम टू टाइम समन करते रहते हैं दोनों हाउस को, कि वो जो है मीटिंग करे आपस में आके। अब यहाँ पे देखिए ये भी चीज़ मेंशन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, कि जो मैक्सिमम जो टाइम पीरियड होना चाहिए, गैप होना चाहिए बिटवीन दो जो सिटिंग हुई हो, दो सेशन जो हुए हो, तो उसके बीच में 6 मंथ का ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि कोई अगर अभी इस मंथ में अगर ऑर्गेनाइज किए गए हैं कोई सेशन, और अगर वो ओवर हो चुकी है, तो इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन जो होगा, तो वो आफ्टर मतलब कि 2 या 3 मंथ के बाद हो, 4 मंथ के बाद हो, 5 मंथ के बाद हो, लेकिन वो 6 मंथ के ज़्यादा सा गैप का नहीं हो। यानी कि वो जो है 6 मंथ के पहले ही हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो 6 मंथ के या 7 मंथ के बाद हो, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एटलीस्ट 1 साल के अंदर में पार्लियामेंट जो है एटलीस्ट ट्वाइस मीट करे, यानी कि 2 बार वो मीटिंग करे, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 साल के अंदर में टोटल 12 मंथ्स होते हैं। तो कोई सेशन मान लीजिए अगर जनवरी में हो, तो नेक्स्ट सेशन जो हो, तो वो जो है आपका जुलाई या अगस्त में जरूर वो होनी ही चाहिए। और अगर वो नहीं होती है तो मान लीजिए फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन का फिर वायलेशन होगा। तो एटलीस्ट ट्वाइस जो है मीट करनी ही चाहिए पार्लियामेंट को, ताकि वहाँ पे जो है बिल पास किए जा सके, या फिर कोई लोगों का कोई वेलफेयर से रिलेटेड कोई स्कीम्स हो, तो उसके लिए मान लीजिए कि कानून बनाने की जरूरी है। तो उसके लिए जो है ये होना जरूरी है कि हाउस आपस में आके मीट करे, ताकि जो है वहाँ पे सारे चीज़ों को पास किया जा सके, ताकि लोगों का भला हो। मेन चीज़ यहाँ पे रहता है कि लोगों का वेलफेयर, क्योंकि डेमोक्रेसी हम लोग फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे मोस्ट प्रायोरिटी दी जाती है लोगों का, यानी कि पीपुल जो है यहाँ के। तो मेनली देखिए दो एटलीस्ट दिए तो हैं, मतलब कि एटलीस्ट 2 बार मेंशन तो मतलब होना ही चाहिए, मीटिंग होनी ही चाहिए। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, तो इसके अंदर में 3 सेशंस के बारे में मेंशन किए गए हैं, कि यूजुअली 3 टाइप्स ऑफ सेशंस होते हैं हर एक साल। यानी कि ये 3 सेशन मेंशन किए गए हैं, जिसमें कि आपका पहला होता है दैट इज बजट सेशन, जिसमें कि बजट पेश किए जाते हैं। और इसका देखिए एक टाइम फ्रेम भी रहता है, पूछा जाता है आपका। तो जो बजट सेशन नॉर्मली जो इसका जो स्टार्टिंग जो आपका रहता है, तो ये नॉर्मली आपको जनवरी या फरवरी मंथ में होती है इसकी। तो जनवरी फरवरी से लेके ये चल सकता है आपका मई महीने तक। और वहीं पे जो सेकंड है आपका दैट इज मानसून सेशन। तो मानसून सेशन का देखिए इसका जो कार्यकाल रहता है, मतलब ये कब से स्टार्ट होता है आपका, तो ये जुलाई से लेके आपका अगस्त या फिर सितंबर तक ये चल सकता है। और एक होता है विंटर सेशन, जो कि इसका पीरियड रहता है नवंबर से दिसंबर तक का। तो ये 3 सेशन जो होते हैं आपके, जिसमें कि बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन। तो ये 3 सेशन जो है मेंशन किए गए हुए हैं। और इसके बीच में अब जैसे मान लीजिए कि हाउस अब मतलब कोई भी हाउस है जो वो नहीं है, मीटिंग में नहीं है, वो पूरे तरीके से रन नहीं कर रही है, तो उस समय का जो पीरियड जो होती है,
यानी कि जब से असेंबली मान लीजिए कि उस दिन वो असेंबली वर्क नहीं करे, फंक्शन नहीं कर रही है, और उसके बाद जब तक नए जो अब फिर से मीटिंग जो होती है, री असेंबली जो होती है, तो उसके बीच का जो टाइम पीरियड रहता है तो उस पीरियड को बुलाता है रेसेस पीरियड बुलाता है। तो आई होप कि अब ये दो चीज़ आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पे, समन और रेसेस का। समन का मतलब रहता है कि यहाँ पे मीटिंग स्टार्ट करना, यानी कि आपस में मिलना बात करना हो गया ये। और रेसेस का मतलब हो गया यहाँ पे कि क्लोजियर, सिंपल मतलब है इसका, यानी कि उस समय जो है सेशन में नहीं रहेगा अपना हाउस। तो ये सिंपल दो वर्ड आपको है जो कि याद रखना है। और मेनली ये है कि 3 सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के अंदर में, मतलब पार्लियामेंट जो है यहाँ पे 3 सेशंस होते हैं। पार्लियामेंट 3 बार मीट करती है एक्चुअली एक साल के अंदर में आपका, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ये किया गया हुआ है। फिर उसके बाद देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई अगर इम्पोर्टेंट बिल हो जिसे पास करनी हो और उस समय सेशन में नहीं हो कोई भी हाउस, तो उसके लिए देखिए एक प्रोविजन दिया गया है ज्वाइंट सिटिंग का। तो अंडर आर्टिकल 108 में ये मेंशन किया गया यहाँ पे कि जैसे ज्वाइंट सिटिंग ये बुलाया जा सकता है और दोनों हाउस का। दोनों हाउस का आने का मतलब ये है कि अपर हाउस और लोअर हाउस, क्योंकि देखिए कोई भी बिल अगर पास करनी होती है तो दोनों हाउस से बिल जो है पास कराना कंपलसरली होता है, तब तक जो है वो बिल पास नहीं होगा। और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट का साइन होगा तो वो फिर एक्ट बन जाएगा। अब मान लीजिए कोई एक ऐसा इंपॉर्टेंट बिल हो और उसे पास कराना बहुत ही जरूरी हो और उस समय हाउस अगर सेशन में नहीं हो, तो उस केस में क्या हो गया कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो जो है ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि वो ज्वाइंट सिटिंग को बुला सकते हैं, लेकिन जो इसके प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर जो होते हैं तो वो होते हैं स्पीकर, यानी कि स्पीकर जो है तो वो प्रिसाइड करते हैं ज्वाइंट सिटिंग का। तो ये आर्टिकल 118(4) में मेंशन किया गया हुआ है कि अगर ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है तो उसको हेड कौन करेगा, यानी कि जो प्रिसाइड कौन करेगा, तो वो रहेंगे स्पीकर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसका याद रखना। और अभी तक मतलब ऐसा 3 ही बार ऐसे हुए हैं कि ओकेजन हुए कि जब ज्वाइंट सिटिंग बुलानी पड़ी थी। तो ज्वाइंट सिटिंग के लिए देखिए प्रोविजन तो एक्चुअली मेंशन किए गए हैं, लेकिन इसकी उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती अभी तक, जब तक हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया हुआ है अपना, अडॉप्ट किया हुआ है। तो मात्र ऐसे 3 ही ऐसे ओकेजन आए हुए हैं अपने हिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट के अंदर में, इंडियन पार्लियामेंट के अंदर में, कि जहाँ पे ज्वाइंट सेशन बुलाए गए थे। तो वो कौन कौन से इवेंट थे आपके लिए, आप लोग याद रखना कौन कौन से बिल पास कराने के लिए किए गए थे। तो एक तो आपका था डॉरी प्रोहिबिशन बिल को, जो कि ये बिल था आपका 1959 में पेश किया गया था। और ये जो है मीटिंग किया गया था जॉइंट सिटिंग का, तो वो 1961 में। तो ये उस समय सेशन में नहीं था हाउस, तो इसीलिए जॉइंट सिटिंग बुलाई गई थी, क्योंकि ये जो है आपका इम्पोर्टेंट था आपका, दैट इज डोहरी प्रोहिबिशन से। क्योंकि पहले देखिए डोहरी के नाम पे बहुत अत्याचार किया जाता था, तो इसीलिए ये बिल पास करना बहुत ही जरूरी था, कंपलसरी था, और विद इन शॉर्ट पीरियड में ही करना था। नहीं तो सेशन का स्टार्ट होने में भी किया जा सकता था इसको पेश, लेकिन ये देखा कि ये इम्पोर्टेंट है, पास करना जरूरी है, तो इसीलिए जो है जॉइंट सिटिंग बुलाई गई थी। और दूसरा जो टाइम था तो वो था आपका यहाँ पे 1978 में, मई 1978 में, जो कि आपका था ये बैंकिंग सर्विसेज कमीशन से रिलेटेड आपका था। तो इस समय भी जॉइंट सिटिंग बुलाई गए थे। और तीसरा था दैट इज पोटा से, दैट इज की 2002 में ये जो है पोटा जो आपका था, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, तो इसको पास करने के लिए बुलाए गए थे। तो ये ऐसे 3 हैं जो कि मतलब किए गए थे अब बिल पास कराने के लिए, मतलब जो जॉइंट सिटिंग किए गए थे ऑर्गेनाइज। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो जितने भी टॉपिक्स हमने आपको कराए हैं आज, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे अच्छे से एक बार फिर से स्टडी करना, तो आपको जो है सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा। पीडीएफ हमने आपको ऑलरेडी इसका प्रोवाइड कर दिया है, तो आप लोग जो है उससे रिवीजन आप लोग करते रहना। तो थैंक यू दोस्तों, आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और हम आपको आगे भी इसी तरीके से जो है जनरल अवेयरनेस के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके प्रोवाइड करते रहेंगे। और हमने देखिए एक कोर्स भी हमने लॉन्च किया हुआ है इंग्लिश और जीके का, पूरे कंप्लीट टॉपिक्स के साथ उसमें आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा टॉपिक वाइज और ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज भी। तो आप लोग जो है उसको बाय कर सकते हैं, हमने बहुत ही मिनिमम प्राइस रखा हुआ है। तो उसके लिए जो है आप लोग हमारा ऐप को डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ऐप सर्जिक क्लासेस के नाम से जो है आपका। तो आप लोग जो है वहाँ पे जाना, फिर स्टोर सेक्शन में जाके आप लोग वहाँ से बाय उसको कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।